और खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो आरोप लगाए, जी हां, खरगोन दिल्ली हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप है, भाजपा करवा रही है प्रायोजित हिंसा। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। ध्यान मोड़ने की योजना बनाई गई है बीजेपी की तरफ से। महंगाई बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने के लिए बनाई योजना। दुख की बात ये नहीं कि हमारी संस्कृति एक जिला प्रदेश को नहीं पूरे देश को है खतरा। ये बात कही उन्होंने। दुख व्यक्त करते उन्होंने ये लाइन भी लिखी आगे। उन्होंने लिखा कि पुलिस, पैसा, प्रशासन के अलावा भाजपा के साथ और कोई नहीं। और चलिए हम सुनवाते हैं क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। ये सब हिंसा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं, पर पूरे देश को खतरा है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। ओबीसी का बड़ा सम्मेलन है। हाँ, ओबीसी का हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम तो करते रहते हैं, हर समाज का करते हैं। और चलिए इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से। प्रदीप, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे तौर पर ये बात कही, स्पष्ट तौर पर ये बात कही कि ये प्रायोजित हिंसा थी, क्या कहना है? देखिए, आज ओबीसी वर्ग की एक बैठक को लेकर के आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो पीसीसी दफ्तर पहुंचे, जहाँ उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए चाहे खरगोन की बात करें, चाहे राजस्थान में हुई घटना की बात करें, या दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार हिंसात्मक घटनाएं विगत कुछ दिनों में देखने में आई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में खरगोन एक ऐसा जिला था जहाँ पर ये सबसे ज्यादा बड़ी हिंसात्मक घटना जो यहाँ पर घटी, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी पर हमलावर तो जरूर थी। देखिए, अभी तक तो ये देखा गया था कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जो है वो एक तरफ से लड़ते हुए आ रहा था। कहीं ना कहीं कमलनाथ की इसमें एंट्री जरूर हुई है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनका जिस प्रकार से आज बयान आया, ये एक बहुत बड़ा आरोप, इसे कहा जा सकता है, एक बड़ा आरोप जो है उन्होंने भाजपा सरकार पे लगाया कि ये पूरा जो प्रोपेगेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित ये है। इसलिए इस प्रकार की जो घटना हुई है कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता को होना उन्होंने बताया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जो उन्होंने कही, देखिए महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जो जनता के बीच में इस समय है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनका ये जो कहा, जो उन्होंने शब्द कहे हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेश में इस तरह जो महंगाई की स्थिति है या भ्रष्टाचार जिस समय चरम पर है या अन्य जो चीजें हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी का प्रायोजित जो है ये प्रोपेगेंडा ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस पर बीजेपी सरकार का क्या कहना था, क्या मत उनका सामने आया है इस बड़े बयान के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब ये बात कही? देखिए, लगातार जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, कई नेता जो हैं इसमें अब अपने अपने अलग अलग प्रतिक्रिया जरूर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार से हमने देखा है कि पिछले समय भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बी डी शर्मा लगातार वो इस बात को कहते हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार की घटना हुई है वो एक तो शोभनीय नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो फिजा है वो गंगा जमुनी एक तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, इस मामले को लेकर के जब धार्मिक उन्माद तक फैलाने के जो मामले थे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर भी लगे थे। देखिए, अब जिस प्रकार से अब कमलनाथ हमलावर हुए हैं, तो यकीन मानिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं इसकी प्रतिक्रिया इसमें जरूर देखने में आएगी। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार ये जो बातें खरगोन की देखने में आ रही है, लगातार जिस प्रकार से FIR डेली दर्ज हो रही है, लोगों के मकान जो है वो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से जो सहमित भाषा जो होनी चाहिए थी वो निकल कर अब यहाँ से हट के जो है अब कहीं ना कहीं इसको ये राजनीतिक रूप में जो है वो होती हुई देखी जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रदीप।
हम बात करेंगे क्योंकि आगे बढ़कर कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ताओं से। तो सबसे पहले चर्चा, अगर नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और मेरी आवाज़ उन तक पहुंची तो मैं उनसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी। फिलहाल तो बता दें कि हम पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस बयान पर बातचीत कर रहे हैं। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे और भी लोगों से। खरगोन दिल्ली हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर, कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि भाजपा कर रही है प्रायोजित हिंसा। ये बात उन्होंने कही। आगे और सारी बातों को जोड़ते उन्होंने ये बात कही कि दरअसल बीजेपी सरकार जो है वो महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर योजना बनाई। और दुख की बात यह है कि ये हमारी संस्कृति रही ही नहीं। एक जिला या प्रदेश को नहीं, पूरे देश को है खतरा। ये बात कही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। पुलिस, पैसा, प्रशासन के अलावा भाजपा के साथ और कोई नहीं, यानी उन्होंने सीधे तौर पर जब हमने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात से इनकार किया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से चर्चा करना चाहेंगे इस ये विषय भी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ये जो बात कही गई है, पूर्व मुख्यमंत्री, एक दिग्गज नेता कमलनाथ, जिन्होंने आरोप लगाया बीजेपी सरकार पर। प्रायोजित हिंसा करने की बात कही है और सीधे तौर पे कहा कि भाजपा करवा रही है प्रायोजित हिंसा, यानी अब जनता का ध्यान मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत ये योजना है। और महंगाई, बेरोजगारी पर जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए प्रायोजित हिंसा करवाई। वहीं भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लेकर भी उन्होंने बात कही कि यह हमारी संस्कृति ही नहीं रही। इस बात पर भी उन्होंने दुख जताया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला फोन लाइन पर। नीलाभ जी, क्या कहना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस बयान पे? क्या वाकई बीजेपी प्रायोजित हिंसा कर रही है? अगर पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं तो शायद निरर्थक तो नहीं हो सकती। जी नीलाभ जी, नीलाभ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 नीलाभ जी, क्या कहना चाहेंगे कमलनाथ जी के इस बयान पर? सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप और प्रायोजित हिंसा, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया सरकार, बीजेपी सरकार पर। देखिए, सीधी सी बात है, आज हम एक बड़ी महामारी से जूझ कर, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी से जूझ कर बड़ा मुश्किल खड़े हुए हैं और अभी हम एक महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में ऐसा उपद्रव उत्पाद किसको सूझ सकता है? सीधी सी बात है, आम जनता की महंगाई से कमर टूट चुकी है, लोग रोजी रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी जनता त्रस्त है, चाहे किसी भी वर्ग विशेष के हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी धर्म के लोग हो, सब अभी बहुत परेशान चल रहे हैं। किसी को ऐसा उत्पाद उपद्रव नहीं सूझ सकता बजाय किसी ऐसे संगठन के जिसको इससे लाभ पहुंचे। सीधी बात है, दर्जनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। दर्जनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव लड़ना, 2023 विधानसभा, 2024 लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के सामने जाएगी? भारतीय जनता पार्टी पर एक ही पुराना पेतरा है, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान। इसके अलावा कभी इनके नेताओं के मुंह से महंगाई को लेकर कोई बात नहीं होती। चाहे इनके संघ के बड़े बड़े नेता हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, न तो महंगाई को लेकर, न बेरोजगारी को लेकर, न अराजकता को लेकर, न कोरोना में जो बेमौत इलाज से मृत्यु हुई उसको लेकर, न गंगा में बहती लाशों को लेकर कभी भी इनके बयान सामने नहीं आते। कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता है, वर्षों सरकार में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर विचारपूर्ण बात कही होगी। निश्चित रूप से हम उनकी बात का समर्थन करते हैं कि आम आदमी परेशान है, लोग परेशान है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी। उसके बाद ऐसा उपद्रव किसे सूझ रहा है? पूरे देश का जवाब लीजिए। ये दंगा निश्चित रूप से प्रायोजित था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, यानी कमलनाथ जी जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई है और कहीं ना कहीं वाकई प्रायोजित हिंसा की जो योजना, ये ध्रुवीकरण के लिए काम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण हो, एक तरह का वोट कमांडने की राजनीति, जो घटिया गणित राजनीति शुरू से भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे रथ यात्रा से लेकर आज तक, वही उन्होंने फिर पेतरा आजमाया है। देश खतरे में, भाईचारा खतरे में। हमारे साथ आशीष अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, जान लेते हैं कि वो कितना सहमत है इस बात से।
आशीष जी, स्वागत है आपका। और जिस तरह से नीलाभ जी भी ये बात कह रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको घोषित रूप से कहा मीडिया से चर्चा करते वक्त कि प्रायोजित हिंसा मतलब बीजेपी सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है, सीधे सीधे ये बात कह दी कि हमारी संस्कृति ही नहीं रही, जो नियम जो योजनाएं बीजेपी द्वारा बनाई जा रही हैं। देखिए, कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी मुझे लगता है अब एक ही सेवन करने लगे हैं और दोनों की बातें एक ही किसी दूसरे लोक वाली होने लगी है। सबसे पहले तो ये जो दंगा है ये सिर्फ मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी में नहीं, ये राजस्थान के करौली में भी था, ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी था, ये कर्नाटक में भी था, ये उत्तराखंड में भी था। ये जो पूरे देश में जगह जगह किसी दल की एक सरकार के राज्य में नहीं या फिर सब जगह हुआ, ये स्पष्ट दिखाता है ये कोई राष्ट्र विरोधी ताकत है। एक बात, अगर कमलनाथ जी ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कर रही है तो क्या करौली में भी प्रायोजित कर रही है और मध्य प्रदेश में भी प्रायोजित कर रही है और पश्चिम बंगाल में भी कर रही है? तो थोड़ा सा सोच समझ के तो इतने वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता है, उनको बोलना चाहिए। देखिए, इस दंगे में अगर सही में भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया तो इसमें जिन लोगों ने पत्थर बरसाए और जिनके फुटेज में जिनके चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं और उनके घर पे जब बुलडोजर चलता है तो तकलीफ कमलनाथ को क्यों होती है, तकलीफ दिग्विजय सिंह को क्यों होती है? क्यों कांग्रेसी पैरोकारी करने के लिए आते हैं? और दंगा भड़काने की साजिश अगर किसी ने की थी तो दिग्विजय सिंह ने की थी, जिसमें उन्होंने बिहार का एक फोटो निकाल के मध्य प्रदेश में दंगे को भड़काने के लिए डाला था। तो और दूसरी बात, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये बांटों की राजनीति तो सदैव कांग्रेसियों ने की है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिला, जनता का दिल खोल के आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है मुद्दों से ध्यान भटकाने की? ये तो मोदी जी से विकास के विषयों पर जब जीत नहीं पा रहे हैं, जब मोदी जी की जन हितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का इनके पास काट नहीं है, नीलाभ जी क्या कहना चाहेंगे? नेतृत्व शैली का काट नहीं है, तो इसके बाद अब ये दंगा भड़काने में आ गया। मैं 30 सेकंड और लूंगा। देखिए, इस दंगों के जो तार हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए। पीएफआई ने करौली की जो घटना है उसके चंद दिनों पहले करौली राजस्थान पुलिस को पत्र लिखा था, जो राजस्थान के जिलाध्यक्ष हैं पीएफआई के, कि रामनवमी के जुलूस पर इस तरह की अंदेशा होने की उनको आशंका थी। तो क्या वो भविष्यवक्ता थे? और जैसे ये दंगा भड़कता है जगह जगह, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई का एक दूसरा संगठन है, वो मुस्लिमों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने निकलता है। एक और बात मैं कहूंगा, राजस्थान में जिस तरीके से पीएफआई को पल्लवित और पुष्पित किया गया, गहलोत सरकार ने वो क्या छुपा हुआ है? जब कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था तब गहलोत सरकार ने पीएफआई को नंगी तलवार लहराकर जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। अभी 2 महीने पहले पीएफआई का स्थापना दिवस राजस्थान में मनाया गया है। अरे, ये जितने भी षड्यंत्रकारी और देशद्रोही हैं उसको पल्लवित, पोषित और पुष्पित कांग्रेसी करते हैं, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलती है, तो क्या कहना चाहेंगे? पार्टी इनके सीने पे छुरियां भी चलती हैं और उसके बाद इस तरह के बयान देते हैं। नीलाभ जी, क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, सीधी बात है, आपका धर्म अगर आपसे दंगे करवा सकता है, नफरत करवा सकता है, इंसान से भेद करवा सकता है, पाखंड करवा सकता है, नीलाभ जी देखिए, एक तो नीलाभ जी तार्किक बातें करिए। देखिए तार्किक बातें कर रहा हूँ। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में चलाया तो राजस्थान में आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? आप किसी दंगाई होती है उनको बचाने के लिए आप क्यों निकल आते हैं? जब सबसे बड़ी बात हम सवाल ये है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसमें विवाद हुआ, उसमें पथराव हुआ, उसमें आगजनी हुई, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित था, पहले से तैयारी थी। तो आपका खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस समय क्या कर रहा था? आपने उसे रोका क्यों नहीं है? या आपके इंटेलिजेंस की फेलिवर नहीं है? या क्या आपने से प्रोत्साहित नहीं किया? ये सवाल क्यों नहीं खड़ा हो सकता जब आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि सुनियोजित था, पूर्व तैयारी थी? राजस्थान में क्या हुआ? आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या नहीं? राजस्थान में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? फेलियर हुआ या नहीं? जब आपको पता था कि ये सुनियोजित था तो आपने रोका क्यों नहीं माना जाए कि आपके द्वारा प्रायोजित था? जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि ये सुनियोजित था, षड्यंत्र किया गया था, हमें मालूम था, तो आपने रोका क्यों नहीं? इंटेलिजेंस की फेलियर या आपकी योजना थी? आप चाहते थे दंगे हो, ये प्रायोजित नहीं तो और क्या है? आप जवाब दीजिए खरगोन घटना पे। मैं आप दोनों से ही एक सवाल करना चाह रही हूँ, प्रशासन का आर्म्स एक्ट जो है वो क्या तब सोया हुआ था? मतलब क्या वो एक्टिव नहीं था? ये एक बड़ा सवाल जनता की तरफ से भी उठा है। देखिए, सबसे पहले तो
मैं मतलब न जाने क्यों नहीं समझ पाता कि मेरे कांग्रेसी मित्र जब राष्ट्र की बात आती है तब भी राजनीति नहीं छोड़ पाते। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो राष्ट्र की बात ही कर रहे हैं। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे आपको पता था कि दंगा होने वाला है तो आपने रोका क्यों नहीं? आपकी मंशा नहीं थी कि दंगा रुके, आप चाहते दंगा हो, प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो, लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटे। आपकी मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि हमें पता था, षड्यंत्र पूर्वक चर्चा होने वाला था, तैयारी पहले से पूर्व नहीं होती थी। तो आप स्वीकार करें कि आपका इंटेलिजेंस फेल है या आपकी योजना थी। ये जनता की तरफ से हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए स्पष्ट रूप से, बिना कोई लाग लपेट करे, घुमा फिराए करे। हाँ या ना में जवाब दीजिए स्पष्ट रूप से। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर थी या आपकी योजना थी, ये बताएं आप। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है वो स्टेट का होता है। अगर आप मध्य प्रदेश सरकार को इन दंगों के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार को भी करेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार को भी करेंगे। तो मुझे लगता है आप राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। आपका ये जो दोहरा चरित्र है वो सरकारों के हिसाब से जो बदलता है ये जनता ने पहले भी देखा है। एक बात मेरा तो बहुत स्पष्ट बात है, पीएफआई और सीएफआई इन पर जब कार्रवाई की बात होती है, जब जिन लोगों को फुटेज में कैच करके पत्थर बरसाते मंदिरों को तोड़ते हुए देखा जाता है और उनके घरों पे बुलडोजर चलते हैं, तो बचाने कौन निकलता है? आप बताइए, आप बताइए। बात है कि जो इस तरह के सोचे समझे उपद्रव होते हैं, बड़ा सवाल करता कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, षड्यंत्रकर्ता कौन है? 4 लोगों के घर तोड़ने से या बुलडोजर चलाने से बात खत्म नहीं होती है। इसका षड्यंत्रकर्ता कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, कौन अराजकता का भाव पैदा कर रहा था, उसकी धरपकड़ होना चाहिए। दंगे करवाए हमने, उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। षड्यंत्रकर्ता आखिर है कौन? कौन प्रदेश में, देश में माहौल खराब करना चाहता है? 10 लोगों के मकान तोड़ने से बात खत्म नहीं होती। श्रीमान, ये शुरुआत क्यों की गई? क्यों मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कवायद की गई? इसका षड्यंत्रकर्ता कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, कौन ये फितरती व्यक्ति, कौन संगठन जो ये हरकतें कर रहा है, उसे सामने लाना जाना बहुत जरूरी है देश के सामने। आप दोनों से ही एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं, नीलाभ जी, आशीष जी, क्या राजनीति में कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की जान लेने वाली राजनीति कोई पार्टी करती हो? अगर ये प्रायोजित हिंसा कहा गया है, यानी कि पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी जान लेने पर आतुर हो गई। हम तो घुमाकर अगर बात ये कहा जाए कि इसका षड्यंत्रकर्ता कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। इसका आप 10 लोगों के मकान तोड़ के अपने कर्तव्य नहीं कर सकते। श्रीमान, आप तो इसका षड्यंत्रकर्ता कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन ये उपद्रव फैलाना चाहता है, कौन ये ध्रुवीकरण करना चाहता है, किसकी शय पर ये हो रहा है? यह जानते बूझते कि हमें पता था कि ये सुनियोजित था, तैयारियां पहले से थी। उसके बाद पथराव के बाद आप ये बोलते हैं कि दंगा सुनियोजित था, तो फिर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या आपकी इसमें सहमति थी? बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी। उसके बाद एक नई बात आपको बताऊं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की श्रीमती ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कुछ मुस्लिम की तारीफ कर दी, दवा की दुकान खुली थी, मुझे समय पर दवा मिल गई। उसको लेकर भाजपा के आईटी से उन्होंने ट्रोल किया, आगे उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा। ये आपका दोहरा चरित्र। जी, क्या कहेंगे आशीष जी? आज की बात दैनिक भास्कर में न्यूज छपी है, उन्होंने तो अखंडता और एकता का संदेश दिया। सैल्यूट करता हूँ उस महिला को। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की श्रीमती होने के बाद उन्होंने इतना अच्छा बयान दिया कि मैं रात को 11:30 बजे गई, मुझे समय पे दवा मिल गई। लोग फालतू में वातावरण खराब कर रहे हैं, अराजकता का भाव पैदा कर रहे हैं। उनको उन्होंने आईटी सेल ने लगातार ट्रोल किया, उन्हें मजबूरी में अपना ट्वीट हटाना पड़ा। मतलब देखिए किसके दिमाग में ये फितरत भरी है, क्या होता है। नीलाभ जी ने कमलनाथ जी की बात से किनारा किया, आपके दर्शक ये समझ लें एक बात, एजेंसियां काम कर रही हैं और किसी को नहीं बख्शेंगी, पर कौन पत्थर फेंकने वाले, लेकिन घटना हो जाने के बाद वो किसी को नहीं बख्शेगी। छाता बन के उनको बचा रहा है, ये पूरे देश की जनता ने देखा है। आशीष जी, एक बात और निकल कर आई है सामने, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आशीष जी, पत्थर फिकवाया किसने? आशीष जी, हम तो सवाल कर रहे हैं। नीलाभ जी, मुझे भी सवाल करना है। पत्थर फिकवाया किसने? उसकी जांच की जाए। जब सुनियोजित था, आप खुद अपने श्रीमुख से बखान कर रहे हैं, तो आप बताएं कि सुनियोजित था तो आपको पता था। तो आशीष जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हम बचा नहीं रहे, हम तो उसका नाम उजागर करना चाहते हैं। जी नीलाभ जी, अब आशीष जी से मैं एक सवाल रखना चाहूंगी।
ये भी आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार पर कि जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनमें बहुत सारे लोगों का तो वास्ता ही नहीं था उस पत्थरबाजी में। कौन आरोप लगा रहा है? ये काम तो जनता ही आरोप लगा रही है जिसने चुना है सरकार को। ये काम जांच एजेंसियों का है। वो जेल में थे, उनके मकान तोड़ दिए गए। वो जेल में थे ही नहीं। सवाल के बाद मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं फोन काट देता हूं। जी जवाब ले लेते हैं नीलाभ जी, आशीष जी जवाब दे आप यहाँ पर एंकर होकर आप मुझे मौका नहीं दे रही है बोलने का। जी आशीष जी जवाब ले लेते, जवाब देंगे। ये कोई तरीका नहीं है। ये नीलाभ जी अतिक्रमण कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, डिबेट को डीरेल कर रही हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो लोग जेल में थे, आप सुनिए ना मेरी बात। नहीं था तो उनके मकान क्यों तोड़े गए? देखिए कांग्रेस को तो ये देश की सेना, देखिए फिर बोलने लगे। देखिए कांग्रेस को ना तो अपने देश की सेना पे विश्वास होता है जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होता है जब राम मंदिर की सुनवाई चल रही होती है। तो इनका तो जन्म ही अविश्वास से हुआ है। मेरे को इस देश की एजेंसियों पे पूरा विश्वास है। जो लोग जेल में हैं वो षड्यंत्र के तहत हो सकते हैं, बाकी पुलिस अधिकारी स्पष्ट बताएंगे। और ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, इसमें न्यायपालिका है। अगर किसी भी ऐसे षड्यंत्रकारी को लगता है कि वो उसमें शामिल नहीं है, उसके बाद भी चार्जशीट का हिस्सा है, वो तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाए। और इनके तो रक्षक कांग्रेस ही है, मियां दिग्विजय सिंह है, जो आधी रात को कोर्ट का दरवाजा खुलवा देते हैं, कपिल सिब्बल राम मंदिर की सुनवाई को रुकवाने में लग जाते हैं। वो जाए खुले में पैरोकारी करें। अरे जो पत्थर बरसाएगा और जो पत्थर बरसाने वालों का समर्थक होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसके ना सिर्फ घर पे, उसकी जरूरतों पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। नीलाभ जी चिंता मत कीजिए। पर पत्थर बरसे क्यों? मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है श्रीमान। अरे राजस्थान में गहलोत से पूछकर आइए ना, पत्थर बरसे क्यों? गहलोत के नाकारापन से पूछकर आइए ना। आपके पीएम गहलोत सरकार में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो पत्र लिखा था। बरसने वाले फिर क्यों बरसे? अरे आप तो सरकार में वहाँ पर भी ना खा रहे हैं। आपसे बात बताओ कि राजस्थान में कितने पत्थरबाजों का घर तोड़ा हुआ क्यों? सवाल से दंगा हुआ क्यों? जब आप कह रहे पूर्व नियोजित था, हमें पता था। कांग्रेस फिर आप क्या कर रहे थे? 70 साल तक जो दंगे हुए, माहौल खराब हो, लोगों का ध्यान 1984 का दंगा क्यों हुआ था? नीलाभ जी 1984 का दंगा क्यों हुआ था? चलिए नीलाभ जी, आशीष जी यही धन्यवाद करूंगी, क्योंकि अब ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है कि पत्थर किसके थे, पत्थर किसने बरसाए, लेकिन जिस पे बरसे उन पर क्या बीत रही होगी ये तो शायद अब हम धीरे धीरे जब लोगों से बात करते हैं तभी पता चलता है। तो फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।